गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में डुपॉन्ट एनालिसिस किए थे और बहुत सारा रेशियोज डिस्कस किए थे और सम्स भी बनाए थे, है ना। तो आज एक काम करो, पहले जितना रेशियो अब बचा हुआ है दे आर वेरी इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड, मतलब बहुत कम यूज होता है, बट स्टिल यूज होता है। हाँ, तो उन सारे रेशियोज को चलो एक एक करके देखो और मीनिंग समझो, ठीक है। बहुत जितना रेशियो मैं जब जब पढ़ाता रहता हूँ मीनिंग बतलाता रहता हूँ, क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है। खाली रेशियो निकालते नहीं हम लोग, उसके साथ मैं बहुत कुछ बोलता जाता हूँ, आपने सुना होगा। तो उसके भी सम्स आते हैं, एनालिसिस जिसको कहते हो, उसके सम हो सकता है आज नहीं तो ट्यूसडे को करवाएंगे, ओके। अब आप रेशियो में ऊपर से तीसरा वाला रेशियो देखो जिसका नाम है कैश रेशियो। कैश रेशियो के न्यूमरेटर में देखो क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब हार्ड कोर लिक्विड एसेट। मतलब इतना लिक्विड है कि परसों नरसों भी चाहो तो कैश ला सकते हो। कैश इन हैंड तो कैश ही है, कैश एट बैंक भी कैश विड्रॉ कर सकते हो। और मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है वेरी 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 शॉर्ट टर्म। चाहो तो आज बेच के परसों पैसा ले लो, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कैश के जैसा। दैट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो ऊपर का तीनों रेशियो में देखो, ऊपर का तीनों में डिनोमिनेटर में सब में करेंट लायबिलिटी है ना। न्यूमरेटर में पहले करेंट असेट है, फिर क्विक असेट है और उसके बाद कैश है। ये जो कैश रेशियो है ना, इसको अब्सोल्यूट कैश रेशियो भी बोलते हैं। ये बताता है कि अपने करेंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास कैश कितना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश। बैलेंस शीट जब बनाओगे ना शेड्यूल 3 का, तो इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो वो पैसा आपके पास कितना है। लोग बोलते हैं 0.2 से लेके 0.3, 0.2 से लेके 0.3 आइडियल माना जाता है। हालांकि वहां देखिएगा आइडियल लिखा हुआ नहीं होगा, पर मैं जितना बातचीत करता हूं लोगों से बिजनेस के बारे में, वहां से पता चला है। आप लिखिएगा मत एग्जाम में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा, आप लिख दोगे तो मार्क्स काट लेगा वो लोग। आप वही लिखिएगा जो बुक में लिखा हुआ है। बट 0.2 से 0.3 को रीजनेबल माना जाता है। थोड़ा तो कैश भी रखेंगे ना, बिकॉज एकदम लिक्विडिटी के लिए वो कैश तो चाहिए ना। तो वो अब्सोल्यूट कैश रेशियो है। एग्जाम में मैंने आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं देखा, पर हर बार पढ़ाना पड़ता है। उसके नीचे वाला रेशियो देखिए, इसको बोलते हैं इंटरवल रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। ये जानते हो क्या बताता है? ये बताता है आपके पास जो कैश है वो कितना दिन का एक्सपेंस पे करने के लिए अवेलेबल है। मतलब ऊपर में वही कैश लिया जाएगा, कैश, नेट रिसीवेबल्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लिक्विड असेट है समझ लो, क्विक असेट। नीचे में देखिए एक्सपेंसेस पर डे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। मतलब ये कि आप अपना कैश एक्सपेंस पे करने के लिए कितना दिन के बराबर कैश रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ऊपर में क्विक असेट है 5 लाख, आपका दिन का खर्चा है 50,000। इसका मतलब आपका इंटरवल 10 डेज का है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको रुपया वापस से लाना पड़ेगा। 10 दिन में वो रुपया खत्म हो जाएगा, बिकॉज कैश पेमेंट तो रोज रोज करना पड़ेगा। तो उस तरह से एक इंटरवल निकाला जाता है। अगेन आई वुड से less frequently used. I had never seen this coming in the exam in the past, but ratio है, बुक में दिया है, पढ़ के रखना चाहिए। नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल, इट इज करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। बट एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। ये क्यों बोला जाता है? सर बोरोइंग तो हम लोग लेते हैं करेंट लाइबिलिटी में, तो फिर ये क्यों आप माइनस कराए? ये इसलिए माइनस कराया गया कि वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने के लिए फिर हम बोरोइंग लेंगे और फिर वो वर्किंग करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। मतलब ये कि मान लो, इधर देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है,
मतलब ये कि मान लो मेरा करेंट असेट है 400 लाख, मेरा क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 100 लाख, तो मेरा 300 लाख का वर्किंग कैपिटल हो गया, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसको फिनांस करना है, कहीं से तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना, ये तो पैसा लगेगा ना बिजनेस में, ये तो असेट है ना। तो इसको फिनांस करने के लिए मान लो मैंने 100 करोड़ रुपया का, ये लैक्स में बोला या करोड़ में बोला, कुछ बोला मैंने इसमें, मान लो इतना ही रुपया है, लैक्स करोड़ छोड़ो। अब इसके लिए इतना रुपया का हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हैं, और 200 लाख रुपया मान लो लॉन्ग टर्म फिनांसिंग से लोन लेंगे। 300 लाख रुपया मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो 100 हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे, 200 लॉन्ग टर्म वाला। तो फिर ये जो 100 हम लेंगे ये अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अभी जो हम पता कर रहे हैं ये फिनांस कराने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये उसके लिए वर्किंग कैपिटल निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद आप बैंक से फिनांस कराओ, इक्विटी से फिनांस कराओ, वो अपना प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो नेट वर्किंग कैपिटल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें बोरोइंग हटाने का रीजन यही है कि भाई इसके बाद हमको फिनांस मांगने जाना है। अदरवाइज नॉर्मली जब हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो उसमें जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है वो करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है और हम लोग माइनस करते हैं। तो सर फिर यहां आप माइनस क्यों बोले, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपने क्यों लिखा? मैंने बोला इसके बाद हम बात करेंगे कि फिनांस कराना है मेरे को, ठीक है। आगे इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो। इक्विटी रेशियो डेट रेशियो का कॉन्सेप्ट ये है, देखो कि मान लो मेरा टोटल कैपिटल, टोटल इक्विटी और डेट मिला के 100 लाख टोटल, इस पे मैंने इक्विटी 70 लाख और डेट से 30 लाख रुपीज लिया। तो मैं बोलूंगा 70% इज माई इक्विटी रेशियो, 30% इज माई डेट रेशियो एंड 3:7 इज माई डेट इक्विटी रेशियो। तो खाली डेट मीन्स डेट बाई टोटल, खाली इक्विटी मीन्स इक्विटी बाई टोटल, डेट इक्विटी मीन्स डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। क्लियर? तो सर ये क्या पता चलता है, जैसे परसेंटेज में आप बोलते हैं 70% इज माई डेट या 70% इज माई इक्विटी, तो ये पता चलता है कि टोटल कैपिटल में हाउ मच परसेंटेज आई हैव टेकन फ्रॉम इक्विटी एंड हाउ मच परसेंट आई हैव टेकन फ्रॉम डेट। तो इक्विटी और डेट को टिक लगा दो। लगा दिए? वहां नीचे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, डेट इक्विटी, वहां टोटल डेट लिखा हुआ है ना, वहां टोटल को हटा के खाली डेट कर दो, लॉन्ग टर्म डेट। डेट इक्विटी का डेट हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होता है और टोटल डेट मीन्स टोटल लायबिलिटी को बोलते हैं। कर दिया लॉन्ग टर्म डेट। किसको काट के लॉन्ग टर्म डेट किया? टोटल को। गुड। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो पे टिक लगाया हुआ है ना। एक रेशियो देखिए, डेट टू टोटल असेट। आपके टोटल असेट में टोटल लायबिलिटी कितना है? मान लो टोटल असेट 400 करोड़ का, टोटल लायबिलिटी 150 करोड़ का, तो हम बोलेंगे 150/400 इज माई डेट टू असेट रेशियो। डेट टू असेट रेशियो। अब ऊपर में देखो एक डेट रेशियो है, नीचे एक डेट टू टोटल असेट रेशियो है। दिखा? दोनों में फर्क देखो, बता दोगे तो चलो मैं मान जाऊंगा। ऊपर वाले में टोटल डेट टू नेट असेट, नीचे वाले में है टोटल डेट टू टोटल असेट। आइए मैं समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस। यहां पे जब टोटल डेट टू नेट असेट होता है तो वर्किंग कैपिटल में जो करेंट लायबिलिटी होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो वो नेट असेट बन गया। माने फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट असेट। और अगर टोटल असेट लिया गया तो वो टोटल असेट बन गया।
बहुत इनफ्रीक्वेंटली ये सब यूज होता है, नहीं भी याद रहेगा ना चलेगा, इतना टेंशन मत लीजिएगा। उसके नीचे एक रेशियो देखिए, ये बहुत यूज होता है, इसका नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो। आउटसाइडर फंड बाई इनसाइडर फंड का रेशियो है। ऊपर में आउटसाइडर फंड को देखिए कौन कौन है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आउटसाइडर बोला गया। डिवेंचर के जैसा होता है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, टाइम पे रिडेम्पशन। तो गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेट के जैसा यूज होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और अदर बोरोड मनी, ये सब डेट हो गया गियरिंग रेशियो में। और नीचे आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस लॉसेस, ये इक्विटी हो गया हम लोगों का, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब आप बोलेंगे सर लॉसेस क्यों माइनस किए? रिजर्व सरप्लस जब भी निकलता है ना तो वो लॉस को माइनस करके ही निकलता है। हम लोग जो खाली इक्विटी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व नहीं बोलते हैं क्या? तो अगर कोई लॉस रहेगा तो रिजर्व तो कम हो जाता है ना, तो उसी के लिए वो माइनस किया हुआ, कोई खास बात नहीं है। आप कैपिटल प्लस रिजर्व भी बोलेंगे तो चलेगा। रिजर्व्स आर ऑलवेज बाय वे ऑफ डिडक्टिंग द लॉसेस। तो वो रिजर्व सरप्लस में तो ऐड रहता है ना। अरे भाई इसीलिए मैं बोला कि स्ट्रेस मत लो, वो लॉस माइनस किया हुआ ही है। अगर नहीं किया, जैसे इधर देखो, अब देखो मैं तुमको दिखाता हूं, इधर देखो। मान लो एक तो बैलेंस शीट ऐसे टी शेप में बनाया हुआ है। यहां लिखा इक्विटी कैपिटल 400 लाख, यहां लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस 300 लाख, यहां लिखा एक्यूमुलेटेड लॉसेस 50 लाख। अब लॉजिकली एक्यूमुलेटेड लॉस को इस रिजर्व सरप्लस से माइनस हो जाना चाहिए। आजकल जो नया शेड्यूल 3 आया उसमें माइनस करके ही दिखाया जाता है, आप ऐसे दिखा ही नहीं सकते। लेकिन पुराना जमाना का टी शेप का बैलेंस शीट में ऐसे चलता था। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये 50 300 से माइनस करना है, तो आपका अल्टीमेटली 650 इज योर इक्विटी। अल्टीमेटली बोलो 650 इज योर इक्विटी, इसीलिए उन्होंने लॉसेस को माइनस बोला। नहीं समझे? और प्रॉफिट रहेगा तो रिजर्व सरप्लस में तो ऑटोमेटिकली एडेड रहेगा ही। और यही कोई आदमी अगर ऐसा नहीं लिख के यहां पे माइनस करके 250 कर दिया तो हम तो बढ़िया ही बोलेंगे ना, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस बोलेंगे। तो माइनस लॉसेस को लेके स्ट्रेस मत लो, वो नॉर्मल बात है। अगर मैं पहले ही बोल दूंगा रिजर्व सरप्लसेस आर आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस, तो तुम दोबारा थोड़ी माइनस करोगे रे बाबा। सबको मालूम है रिजर्व सरप्लस से लॉस माइनस होना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी बेस नॉर्मल। उसके बाद नीचे चले जाइए, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो दिखा, एकदम नीचे चले गए हम, तब तक हो गया था बाकी सब, नहीं हुआ था बीच में कुछ। हाँ भाई, टोटल असेट टर्नओवर देखो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर देखो, ऊपर में सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, नीचे में टोटल असेट है। फिक्स्ड असेट टर्नओवर में ऊपर में वही सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, नीचे में फिक्स्ड असेट है। ये सब एफिशिएंसी रेशियो है, कितना टाइम्स आप असेट का सेल जनरेट कर लेते हो, ये आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। जितना ज्यादा आपका टर्नओवर होगा उतना बढ़िया आपके बिजनेस के लिए है। योर एफिशिएंसी इज शोन, योर परफॉर्मेंस, योर इफेक्टिवनेस इज शोन बाय दिस टर्नओवर रेशियोज। कोशिश कीजिएगा जितना बार भी टर्नओवर रेशियो निकालें, डिनोमिनेटर में एवरेज लिया जाए, ऊपर में सेल सीओजीएस दोनों चलता है। सेल रहे तो प्लीज सेल लीजिएगा, सेल अवेलेबल नहीं हो तो सीओजीएस लीजिएगा। इंस्टीट्यूट कभी सेल कभी सीओजीएस ले लेता है, उससे मारपीट मत कीजिएगा। रेशियो में इतना फ्लेक्सिबिलिटी चलता है। रेशियो कोई साइंस नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग रेशियो निकालता है। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। टिल योर लॉजिक्स आर क्लियर दे विल गिव यू मार्क्स। ओके, पेएबल टर्नओवर में चले जाइए, पेज पलट के। मेरा सारा में टिक लग गया ऑलमोस्ट, आपका लग गया ना सब में? पेएबल टर्नओवर में जाइए, हम लोग कल बात किए थे। ऊपर में क्रेडिट परचेज है, बोलो हाँ। नीचे में एवरेज क्रेडिटर्स है। बच्चों ये एवरेज क्रेडिटर्स में बिल्स पेएबल साथ में रहता है, कल बोले थे ना। क्रेडिटर मीन्स क्रेडिटर्स प्लस बीपी, डेटर्स मीन्स डेटर्स प्लस बीआर, और फिर उसी का वेलोसिटी निकाला हुआ है।
हम लोग वेलोसिटी ऐसे नहीं निकालते, हम लोग 365 से टर्नओवर डिवाइड कर देते हैं। इनका फॉर्मूला होगा, देखो, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज पर डे, याद है? लेकिन हम ऐसे करके भी आपको प्रूव करके दिए थे। दोनों तरीके से आप सीख के रखो, पर यूज मेरा वाला तरीका करना, वो इजी होता है। याद है ना वो वाला तरीका? आज और सम करके प्रैक्टिस करा देंगे। अब आप चले जाओ रिटर्न ऑन असेट रेशियो। ऐसे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए वेरी फेमस रेशियो। रिटर्न ऑन असेट बेकार सा है, खाली पढ़ के रख लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नीचे में डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल असेट्स है। एवरेज टोटल असेट्स मींस ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज करके निकाला गया है, ठीक है। लास्ट का दो रेशियो देखो, एक का है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। हम लोग इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक। ये देखो, हम लोग ये बोलते हैं इसको पीबी रेशियो। क्या बोलते हैं? पीबी। ये फॉर्मूला है एमपीएस बाई बुक वैल्यू पर शेयर। मेरी तरफ देखो, पढ़ा हुआ लिखा हुआ बाद में पढ़ लेना। सर एमपीएस वही जो कल मार्केट प्राइस नहीं देख रहे थे सम्स में, वही है। सर बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? जो आप लोगों का शेयर होल्डर फंड होता है ना, उसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो तो बुक वैल्यू पर शेयर आता है। मतलब बैलेंस शीट में शेयर होल्डर लोगों का जितना वर्थ है ना, दैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, तो वो एक शेयर का बुक वैल्यू आ गया। बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट। तो बुक वैल्यू कोई कंपनी का मान लो 40 रुपया है, मार्केट वैल्यू 200 रुपया है, तो हम लोग बोलेंगे प्राइस टू बुक इज 5। क्या बोलेंगे? प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक इज 5। मतलब बैलेंस शीट में अगर 40 रुपया का औकात है तो मार्केट उसको 5 गुना वैल्यू दे रहा है। बैंकिंग बिजनेस में, सीमेंट बिजनेस में ये बहुत रेलेवेंट रेशियो होता है। इंडियन बैंकिंग में जो बढ़िया बढ़िया बैंक है ना, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, जो स्टैंडर्ड बैंक है, उनका आप अगर प्राइस टू बुक देखेंगे ना तो 4 टाइम्स टू 6 टाइम्स रहता है। और जो अपना नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.5 रहेगा। मतलब इनका मार्केट इनको ज्यादा दाम नहीं देता। अगर इनका बुक वैल्यू 100 है, किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का बोल रहे हैं, बुक वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू 120 रहेगा, 150 रहेगा या 80 रहेगा। माने मार्केट इनको ज्यादा रिवॉर्ड, ज्यादा वैल्यू नहीं देता। कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कोई भी चीज का दाम ज्यादा नहीं होता। लेकिन वही HDFC बैंक, कोटक बैंक, द प्राइस टू बुक इज वेरी हाई, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका फंडा सिंपल है कि बैलेंस शीट में तुमने जितना पैसा लगाया, मार्केट आज उसको तुमको कितना पैसा दे रहा है। सो दैट इज द रेशियो प्राइस टू बुक। हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो प्राइस टू बुक को बहुत इज्जत देते हैं। हम लोग 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम से ज्यादा प्राइस टू बुक को खरीदना नहीं चाहते। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, समझे? बुक का मतलब तेरा बैलेंस शीट के हिसाब से तेरा एक शेयर का दाम कितना होना चाहिए। प्राइस का मतलब तेरा मार्केट में उसका दाम कितना है। यू गॉट इट? लास्ट रेशियो देखिए, एक नया रेशियो, उसको बोलते क्यू रेशियो। क्या बोलते? क्यू रेशियो। क्यू रेशियो क्या होता है? एक बार बोर्ड देखो फिर बुक देखो। ऊपर में आप ले लेना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी। नीचे में ले लेना रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट्स। मतलब क्या हुआ कि आज के दिन बाजार में क्या दाम है पूरी कंपनी का, और आज अगर हम रिप्लेस करें सारा असेट को, नया से बनाएं, सेम कंपनी को नया से खड़ा करें, तो रिप्लेसमेंट करने में मेरे को कितना पैसा लग जाएगा। सर फंडा क्या है? बहुत सुंदर फंडा है, कोशिश करके सुनना अच्छे से, प्यार, मजा आ जाएगा आपको। सीमेंट बिजनेस में बहुत रेलेवेंट रहता है। सीमेंट बिजनेस में बहुत सारा असेट लगता है, तो बहुत सारा सीमेंट बिजनेस का आज के दिन हालत यह है कि मार्केट में उस कंपनी का जितना दाम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उससे ज्यादा है।
मतलब आप कंपनी खरीदोगे आपको सस्ता में मिलेगा, आप नया कंपनी बनाओगे वैसा ही तो आपको ज्यादा रुपया लग जाएगा। समझे? नया कंपनी बनाओगे तो आपको तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना, हर असेट को तो नया से लगाना पड़ेगा ना। लैंड परचेज करो, मशीन लगाओ, स्टॉक खरीदो, सब कुछ करो, तो वो नीचे आ गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट, और ऊपर में आ गया वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दोनों आ गया। मतलब आज अगर कंपनी 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ की, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर 800 करोड़ का है, तो 1.25 में आपको मिल जा रही है ना कंपनी। गो एंड बाय, सस्ता। कंपनी रेपुटेड भी है, इतने साल पुरानी भी है, और आप आज खुद लगाओगे तो 800 करोड़ में लगा पाओगे। सो इट्स ए गुड डील ना। लेकिन अगर 600 करोड़ में मिल रहा है तो वेरी वेरी गुड डील ना यार। फॉरगेट अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मान लो रेपुटेशन खराब है कंपनी की, तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो असेट चाहिए, तुमको असेट मिल रहा है। अभी भी नहीं समझे? जो कल मैं अकाउंट्स की क्लास में बता रहा था, वो सिंटेक्स के बारे में, 0.5 0.6 क्यू रेशियो में कंपनी मिल रही है उसको। रिप्लेसमेंट कॉस्ट से उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा मुकेश अंबानी को, बहुत कम। वैसा असेट वो खुद लगाने जाएगा तो 50,000 करोड़ लगेगा या 5,000 करोड़ लगेगा, उसको देना पड़ेगा 4,000 करोड़। तो उसको तो सस्ता में मिला ना। याद है कल अकाउंट्स की क्लास में ये बात कर रहे थे। बट फॉरगेट, आपको बात समझ में आया ना कि मार्केट कितना दाम दे रहा है, लेकिन आज रिप्लेस करने जाएंगे अगर तो कितना खर्चा पड़ेगा। वी कॉल इट क्यू रेशियो। तो आज आपको हम जितना भी रेशियो बताए, एग्जाम में बहुत कम यूज आता है। दे आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर द एग्जाम्स। कल तक जितना रेशियो पढ़े थे, एग्जाम के सम्स उसी से बनते हैं। लेकिन क्यू रेशियो इज ए इंटरेस्टिंग रेशियो, नहीं? प्राइस टू बुक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अभी मोबाइल मंगाऊंगा, आप देखिएगा कोई भी मनी कंट्रोल जाकर के कोई भी शेयर का दाम देखिए, उसमें प्राइस टू बुक जरूर रहता है। ये देखिए, आपको एक रेशियो दिखाया था कल, प्राइस टू अर्निंग। एक रेशियो है प्राइस टू बुक। कोई भी स्टॉक मार्केट का अगर लर्नर है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो इस दोनों रेशियो को जरूर देखता है। प्राइस टू अर्निंग का मतलब मार्केट में क्या दाम है और कंपनी कितना रुपया, बोलो, मार्केट में क्या दाम है और कंपनी कितना रुपया कमाती है, अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग। तो मान लो 400 रुपया प्राइस है, 50 रुपया अर्निंग है। सो 8 इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। मीन्स आप जितना रुपया खरीद रहे हैं, कंपनी को खरीदने के लिए जितना रुपया दे रहे हैं, कंपनी अपना अर्निंग से 8 साल लेगी, आपका पैसा कमा के आपको वापस दे देगी। लेकिन अगर ग्रोथ अच्छा है तो आज ना तुमको 50 दिख रहा है, कल 60, 70, 80, 90 होते ही दिखेगा। नहीं समझे अभी भी? प्राइस टू बुक, प्राइस 400 है, बुक वैल्यू 300 है, माने बैलेंस शीट का ये औकात 300 रुपया का है एक शेयर का, और मार्केट में 400 रुपया है, तो इट इज अवेलेबल एट ए 1.33 प्राइस टू बुक, कंसिडर्ड टू बी चीप। इंडिया में प्राइस अर्निंग चलता है 15 से लेकर के 20। हम लोग बच्चों को बोलते हैं 10 से 20 के बीच में अगर कोई प्राइस अर्निंग पे शेयर अवेलेबल है तो खरीद लेना चाहिए, प्रोवाइडेड देयर इज ए ग्रोथ। 10 to 20, सोचिए ना, 10 का मतलब समझ रहे हो, जितना कमा रहा 10 साल खाली लगेगा असेट को फ्री होने में। कंपनी 10 साल में उतना अर्निंग कर लेगा जितना रुपया आप उसको अभी पे कर रहे हो। तो 10 साल में अगर असेट फ्री हो जाता है तो बढ़िया ही है ना यार। 3 to 4 का प्राइस टू बुक हम लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन इंडिया इज वेरी कॉस्टली, प्राइस अर्निंग में भी, प्राइस टू बुक में भी। आज हम आप लोगों को उसमें जाकर के, वो जो क्रोम में जाकर के वेरियस शेयर का दाम ऐसे चेक करने बोलेंगे, सबका प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक चेक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील आएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा
कि यार ये सब चीजें रोजमर्रा में काम आती है, पीपल यूज दिस एंड दैट इज अवेलेबल डेटा, आई मीन फ्रीक्वेंटली अवेलेबल डेटा, यस। और 4-5 डेटा एक साथ आता है, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, ईपीएस, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते थे याद है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। याद आया? पहला दूसरा क्लास में बोले थे। अच्छा, आपको एक तो टास्क दिए थे ना, पता करके आना किस किस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। पता किए थे? झूठ मत बोलो, किए थे। 1 महीना पहले का बात है, 15 दिन पहले का। किसका मार्केट कैप इंडिया में सबसे ज्यादा है? कितना करोड़ के आसपास है? लिखे थे कॉपी में? तुम नहीं देख के आया था? देखा था? पांचवा एच। अच्छा, हम लोग क्लास में ही गेस कर लिए थे और हम लोग करेक्ट थे ना? हम लोग करेक्ट, आप चेक किए थे? चलो बताओ तो ऑर्डर में। हाँ, ये बच्ची लिख के भी लाई है, बढ़िया लगेगा। रेशियो का ही पढ़ाई है, ऑल रेलेवेंट और बहुत प्रैक्टिकल। देखिए बच्ची क्या क्या लिखी है, दिखा बेटा। टाटा मत बोलिए, टीसीएस बोलिए। टाटा की 50 कंपनियां हैं। टाटा नहीं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये उनकी आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली। इसका करीब करीब 16 लाख करोड़ होगा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, तुम लोग लिखा नहीं था, ठीक है। दूसरा टीसीएस का करीब करीब 11 लाख होगा, 11 लाख 9 लाख ऐसे कुछ होगा। 9 या 8 लाख देखा था क्या? हाँ, तो बहुत बहुत आगे निकल गया ना ये जो कोविड में अब भागा ये लोग, रिलायंस। उसके बाद एचडीएफसी बैंक होगा, उसके बाद इन्फी होगा। नहीं, इन्फी ऊपर होगा। इन्फी मस्ट बी मोर देन एचडीएफसी बैंक। और 5वां तुम लोग बोल रहे हो HUL था। ओके, तो मैं ये देखने बोला था ना आप लोगों को, आप लोग देखे थे? ग्रेट। तो कल आप एक काम करिएगा, इन 5 का जो एग्जैक्ट मार्केट कैप है, फ्राइडे तो क्लोज हो गया मार्केट, आज सैटरडे है, तो आज अगर ब्रेक मिला तो, नहीं तो घर जाकर के जब ट्यूसडे आएंगे तो फ्राइडे का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 का कितना है हमको ला करके दीजिएगा। मार्केट कैप का मतलब होता है, फिर से बोलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब आप अगर 100% इस कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, पूरा इस कंपनी को आप ही खरीद लेना चाहते हो, तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? एचडीएफसी बैंक आगे? बिलियन में मत देख यार, बिलियन में मत देख, रुपया में देख। आप क्या चीज में देख रहे हैं? वही हमको लग रहा है इन्फोसिस आगे, एचडीएफसी बैंक आगे, बराबर बराबर सही है। मेरे को ऐसा लगा तो मैंने बोला। अच्छा ठीक है, बिलियन में बोलिए ना आप लोग। टॉप 5 करके मारे क्या तुम लोग? अच्छा चलो, एक साथ आ गया क्या? चलो चलो बताओ, चलो बिलियन में बताओ, मैं हिसाब कर लूंगा, बोलो। $1756 1756 माने 17 लाख करोड़। बाप रे, 17.56 लाख करोड़ है। हेलो, लाख करोड़ मीन्स 5 जीरो फिर 7 जीरो। 17.56 लाख करोड़। टीसीएस का 13.71। पहले टीसीएस सबसे बड़ा कंपनी होता था, आज के 4 साल पहले। रिलायंस ने पार कर दिया उसको और अब बहुत आगे निकल गया। एचडीएफसी बैंक मस्ट बी 10 लाख करोड़। 7.93, ओके, 8 लाख करोड़। इन्फोसिस ओके, ओ इतना क्लोज है क्या? इन्फोसिस 7.89 लाख करोड़। एंड HUL
अब आईसीआईसीआई बैंक है, ओके। 6 लाख करोड़ रुपया होगा, 4 पॉइंट, हाँ 5 समझ लो ना, 5 लाख करोड़। तो देखिए अगर आपको पूरे रिलायंस को खरीदना है तो आपके पास 17.56 लाख करोड़ रुपया होना चाहिए। हेलो, ठीक है। तो चलिए ये आज का प्रैक्टिकल डेटा कि 5 टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक भी इंक्लूड हो गया है। पिछले 2 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट में, बहुत अच्छा। इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक वॉज ए बिग लगाड़। लगाड़ मीन्स मार्केट में उसका दाम नहीं था। इट वॉज कंसिडर्ड लाइक ए नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या और छोटी बैंक के जैसे नहीं होती है, वैसा उसको इज्जत मिलता था। अभी जब भी मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बाद चंदा कोचर आउट हो गई। यू नो चंदा कोचर, नाम सुना है? चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, वो आउट हुई, फिर वो बक्सी आया, उसके बाद द थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ आईसीआईसीआई बैंक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैंक ऑफ इन्वेस्टर्स। इवन पीपल लाइक आईसीआईसीआई बैंक मोर देन एचडीएफसी बैंक। See the beauty here. Out of the 5 top market capitalization company, 2 are banks, 2 are IT companies. 2 are banks, 2 are IT companies and 1 is conglomerate. इसके अंदर सब बिजनेस है। किसके अंदर? रिलायंस के अंदर टेलीकम्युनिकेशन भी है, पेट्रोल भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, जो रिटेलिंग बोलते हो वो भी है। तो ये बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। ये आगे कितना बड़ा मार्केट कैप बनेगा कोई नहीं बता सकता। इसका ग्रोथ का पोटेंशियल ह्यूज है। इट कैन इक्वल टू अ फेसबुक और एप्पल काइंड ऑफ मार्केट कैप इन फ्यूचर। नहीं, चलिए ड्रॉप करते हैं। आइए अब कुछ और सम्स बनाते हैं। आप कंफर्टेबल है रेशियो से? ठीक ठाक है। आज जो रेशियो पढ़े उतना सीरियसली नहीं लेने से भी चलेगा। हाँ चलो आज कुछ सम्स और बनाते हैं। लेटर फर्स्ट सम बी सम नंबर 9। हाँ बोल बेटा। नहीं, सबको लेते हैं। हाँ, पूरी कंपनी को रिप्लेस करने के लिए जितना पैसा हमको लगेगा। ओके, सम को देख के कोई डाउट है? कोई डेटा पे? मैं एक चीज पूछूं, नेटवर्थ किसको बोलते हैं? इस नीचे में क्वेश्चन को देख के ही बताना। तो नीचे जो बैलेंस शीट है ना, लायबिलिटी साइड से नेटवर्थ निकलता है। कौन सा आइटम को ऐड करने से नेटवर्थ आता है? गुड गर्ल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा नाम क्या है? इक्विटी। ओके, तो शेयर होल्डर का जो अपना पैसा होता है उसको नेटवर्थ बोलता है। ऐसे देखिएगा, कई लोग पूछते हैं ए तेरा नेटवर्थ कितना है? अभी तो तुम छोटा है, जब तुम पैसा कमाने जैसे मेरे को पूछा जाता है कितना तेरा नेटवर्थ है,
तो हम हमेशा बोलते हैं औरतों को उनका उम्र और आदमी लोगों से उनका नेटवर्थ नहीं पूछना चाहिए, खराब लगता है। चलिए कैसे इस सम को स्टार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके बात कीजिए। जीपी, बच्चा बोला सर जीपी से कुछ हो सकता है, कहां है जीपी रे? जीपी निकालना पड़ेगा। अपने पास कौन सा डेटा है? सेल्स का डेटा है। अच्छा सेल है, सीओजीएस है। अच्छा इनकम स्टेटमेंट बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अपने। ओके, तो फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डाल देते हैं, जो जो डेटा निकलता जाता है निकालते जाते हैं। मांगा क्या है हमसे, बोलो तो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद है ना कहां पे रहता है? कल तो बनाए थे सम्स, आज कोशिश करो मजा आएगा। ठीक है, सेल्स बोलिए कितना? ऊपर इनकम स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा। COGS परसेंटेज में दिया है कि अमाउंट में दिया है? बोलो। आप लोग बोलिए, सेम सम आप कल बनाए थे, क्या लिखूं यहां पे? जीपी, गुड, 42 lakhs। इसके नीचे कौन सा एक्सपेंस होता है? हाँ, क्या बोलता था मैं नाम इसका? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं बोलते हो तुम लोग? वो सारा बिजनेस का एक्सपेंस यहीं पे। तीन नाम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस करोगे तो बताओ क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट का 50 ठो नाम है। पूरा सिस्टम से जाइए, हाँ सिस्टम से। EBIT, वेरी गुड, EBIT। फिर क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस होगा तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट इसको बोलते हैं। क्या हम लोग इस तरह का काम कल बनाए थे? बोलो हाँ। अपने सम में देखो ये दोनों तो दिया हुआ था, इसमें से भी जो जो चीज दिया है उसको ढूंढते चलो और नीचे में लिखते चलो नंबर 1 नंबर 2 करके। और ये दिमाग में रखना कि ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स दिया हुआ है, बढ़िया, चलो लिखो। ऐसे करके आज खुद मेहनत करो, हाँ, एज इफ कि तुम होमवर्क में सम बना रहे हो और मेरे को बोलते जाना, हम जहां जहां फंसेंगे मैं हेल्प कर दूंगा। बोलिए। ऊपर के टेबल में ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसी को नेट प्रॉफिट बोला जाता है। गुड, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% दिया। यहां देखना, मेरा तरीका देखना बच्चों, ये 50% है तो फिर ये भी 50% होगा ना, क्योंकि आप जितना टैक्स देंगे, देने के बाद जो बचेगा वो भी तो 50% होगा। तो फिर ये वाला पीबीटी जो है ये पीएटी का ठीक डबल नहीं होगा। तो हम लोग ना ऐसे भी लिखाते हैं बच्चों को, सब कोई देखो, ऐसे तो तुम समझ ही गए हम क्या बोल रहे हैं। एक्स वाला फंडा लगाते हैं कि भाई इफ दिस इज एक्स, दिस इज 0.5x, सो दिस इज ऑल्सो 0.5x, है कि नहीं? और नहीं तो हम लोग जब कॉमर्स के बच्चे लोग कैसे करते हैं, ऐसे
PBT इज इक्वल टू PAT डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। कोशिश करके समझो। PBT इज इक्वल टू PAT डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। लेकिन तुम लोग को ऐसे ज्यादा इजी लगेगा, हाँ, लेकिन इसको भी सीख के रखो, काम आता है बेटा बहुत। एक बात पूछूं, अगर ये 30% होता तो ये 70% होता, तो ये देखो पैट इज इक्वल टू 70% हो गया ना, तो हम लोग बोलता PAT डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3, तो हो गया ना 0.7, 70% से डिवाइड हो गया ना, तो वो भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। आप यूज करोगे कि डायरेक्ट लिखोगे? यूज कर लो ना एक बार, हाँ, डायरेक्ट तो सीख ही गए हो, यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है। सो पैट इज इक्वल टू 3,75,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, डेसिमल में लिखा जाता है, सो इट इज 7,50,000। सब करते हैं, रुको हमको ऊपर तक जाने दो धीरे धीरे। बोलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वेरी गुड। हाँ, डिबेंचर और बैंक लोन दोनों मिला के टोटल डेट होता है, माने लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर पब्लिक को इशू करके पैसा उठाया जाता है, बैंक लोन एक बैंक के पास जाके लोन लिया जाता है। डिबेंचर इशू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बैंक से लोन लेना रिलेटिवली इजी होता है। डिबेंचर इशू करने के लिए सेबी इन्वॉल्व होता है, प्रोस्पेक्टस छपाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा लगता है। बैंक लोन में इजी होता है, एक जन के पास जाओ, खाली वो थोड़ा सा ब्रोकरेज लेगा, हो जाएगा काम। बोले नहीं यहां कैसे लाएंगे? वेरी गुड। क्या हम लोग इस वाला इनकम स्टेटमेंट में अब कंफर्टेबल हैं? एक एक आइटम से डैम गुड वाला फीलिंग है? श्योर, वेरी नाइस। इसके नीचे दो आइटम बताओ, पैट के ठीक नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो बताओ? पफेस, फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उसमें से इक्विटी डिविडेंड जब माइनस कर दोगे तो रिटेंशन आएगा कि तुम कितना रुपया अपने लिए बचा के रखा। क्लियर? तो इसके बाद भी सम बनता है, अपने को नहीं चाहिए। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग निकाल दिए, ये दिया था, मांगा था वो। और बोलो क्या करने बोला? बैलेंस शीट बोला, तो बोलो क्या क्या यूज कर सकते हैं? रिटर्न ऑन नेटवर्थ यूज कर सकते हो, इसी को रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, बिकॉज नेटवर्थ ही तो इक्विटी होता है ना। ये ठीक से दिख नहीं रहा पेन, बोलो खुद सोचो, इससे नेटवर्थ निकलेगा कितना परसेंट दिया हुआ है? 25%। फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन नेटवर्थ का, रिटर्न ऑन इक्विटी का? नीचे में इक्विटी, ऊपर में प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा लेना होगा बताओ आपके क्वेश्चन के हिसाब से? कौन सा है इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में चिंता मत करो, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है,
पैट। हाँ, पैट ही पफेस है। बिल्कुल आपने पफेस अच्छा बोला। बच्ची ने बोला सर पफेस लेना होगा। क्या पैट ही पफेस है? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो पैट ही तो पफेस होगा। गुड। तो आप यहां लिखो पैट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ इज इक्वल टू 25%। तो हम लोग का नेटवर्थ आ जाएगा। हो सकता है हम लोग दूसरा तरीका से भी नेटवर्थ निकाल सकते थे, लेकिन रेशियो में जा रहे हैं तो दिख जा रहा है, क्या करें। पैट कितना है बोलो? अपना बैलेंस शीट में नेटवर्थ का 2 आइटम का नाम बताओ। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ऊपर में एक तो इंफॉर्मेशन देखो प्यारा सा। शेयर कैपिटल कितना है? नहीं 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 नहीं, नेटवर्थ 15 लाख है। रेशियो में बोल रहा हूं, रेशियो में 7:3 में कौन 7 है कौन 3 है? शेयर कैपिटल 7 है और रिजर्व सरप्लस 3 है। ये जो अमाउंट है 15 लाख, ये 7 है कि 3 है कि 10 है? ये 7 है कि 3 है कि 10 है? 10 है, तो फट से निकल जाएगा। लिखो, हाँ कर रहा हूं वही। शेयर कैपिटल इज टू रिजर्व्स इज इक्वल टू 7:3। सो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 7/10, 10,50,000। ये थोड़ा मजा आया ना देख के? नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ देख के अच्छा लगा। रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको। शेयर होल्डर के लिए हम अगर 25% कमा रहे हैं, इट्स गुड। हम लोगों को इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, तो क्या लोन निकल नहीं जाएगा? तो डिवेंचर्स इज इक्वल टू बताओ 60,000 इंटू नहीं, हाँ डिवाइडेड बाई 15% बोल दिया करो। वही बोल रहे आप जो बोलो ना, इंटू 100/15, उसको बोला करो डिवाइडेड बाई 15%। दैट मीन्स द सेम। 4 लाख हो जाएगा हमको लगता है। हमको लगता है आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड तो रेडी हो गया। एक बार चारों आइटम का नाम के सामने अमाउंट बताओ, फिर लिखेंगे भी हम लोग भी। शेयर कैपिटल 10,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,50,000, डिबेंचर्स 4 लाख, पेएबल्स 2 लाख। तो 15 और 4 19 और 2 21 लाख का टोटल बैलेंस शीट है। एम आई ओके? एम आई करेक्ट? चलो देखते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। हम लोग कॉपी में लिखेंगे बेटा इसको। हाँ आराम से सम बनाओ, बहुत प्यार से। अच्छा लग रहा है आज, कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक है ना, ज्यादा है ना? गुड। नेक्स्ट बताओ। ऐसे ही धीरे धीरे मेहनत करना होगा। एफएम में मेहनत करो, मजा आएगा बहुत। नेक्स्ट बताओ। करेंट रेशियो यूज करें? चलो करते। करेंट रेशियो फॉर्मूला बोलो। हम लोगों को ना
करंट लायबिलिटी मालूम है, करंट लायबिलिटी पेएबल, लायबिलिटी साइड देखोगे ना। अभी अभी तो आप लोगों ने मुझे पेएबल बताया था। टेल मी हाउ मच इज योर पेएबल? 2 lakhs, तो 2 lakhs इंटू 2। करेंट असेट में ना क्वेश्चन में 3 अमाउंट है, एक स्टॉक, एक डेटर्स, एक कैश। रिसीवेबल जो डेटर है उसका अमाउंट दिया हुआ है, स्टॉक और कैश निकालना है। तीनों को मिला के 4 लाख हमें मालूम है। उसमें डेटर रिसीवेबल 2 लाख है, तो बाकी स्टॉक और कैश मिला के 2 लाख हो गया। एक उसमें से निकल जाएगा तो हम दूसरा निकाल लेंगे। और फिक्स्ड एसेट जो ऊपर में है वो 17 लाख है। सोचो हम 17 लाख कैसे बताए, या आप भी दिमाग फटाफट बढ़ाइए। टोटल 21 लाख है टोटल असेट, उसमें से 4 लाख का करेंट असेट है, तो 17 लाख का फिक्स्ड असेट हो गया ना। ये हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे आराम से, आप हड़बड़ाओ मत, ठीक है। चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर है अपने पास, ओके। तो अब तो आपको तो आदत भी पड़ गया इसको लिखने का। बताइए क्या डिवाइडेड बाय क्या? हम लोग के पास क्या अवेलेबल है? कितना? इसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डेटा नहीं है, तो हम लोग को मानना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। अगर ओपनिंग का डेटा नहीं होता है तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। और क्या बचा? कैश लिख दो, कैश इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस रिसीवेबल्स। और बचा फिक्स्ड असेट्स। उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाइएगा जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन ने मांगा है। चेंज मत कीजिएगा प्लीज। यहां पे ना शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं चलता अकाउंट्स वाला। यहां पे जो सम देता है उसी फॉर्मेट पे हम लोग बनाते हैं।
एक दो होमवर्क बनाए थे, दिए थे कल, मैच करवा पाए? नहीं, आपकी तरफ से आपका बैलेंस शीट मैच किया कि नहीं, वही पूछ रहे हैं। राइट है कि रॉन्ग है वो तो कल हम आंसर शीट देंगे ना, तब आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे ग्रेड में रखोगे, डिफिकल्ट या इजी? इजी ना, वेरी गुड, इजी ही है। अब तुम लोगों को भी ना थोड़ा कंफर्ट आ गया है वर्ड से, आइटम से, नाम देख के हैं, और ये सब चीजों का कंफर्ट आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। खास करके वो जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो ना, लिवरेज में तो पूरा वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, 13। हम अभी बोलेंगे ही नहीं, वो हम चाहते हैं कि आप दिमाग लगाएंगे। इतना परेशान क्यों होते हैं, एकदम ठीक चल रहे हैं आप लोग। क्या डेटा देख के कोई परेशानी हो रहा है? नहीं ना, वेरी गुड। ऊपर में जो 6 इंफॉर्मेशन है, 40 40, 20 25, 30 30, ओपनिंग क्लोजिंग, देखा? उसी में से नेट प्रॉफिट निकलेगा। आप खुद सोचो कि नेट प्रॉफिट कितना है। कैसे पता चला 5 लाख? सर रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ गया, तो प्रॉफिट से ही तो रिजर्व सरप्लस बढ़ता है ना। पिछला साल का रिजर्व सरप्लस था 20 लाख, एक साल बाद वो हो गया 25 लाख, तो प्रॉफिट तो 5 लाख है ना। अब इसमें थोड़ा घुमाते हैं, बड़ा बनाते हैं आप लोगों को, उम्र वाला बनाते हैं। अगर मैं बोल देता इस कंपनी ने इस साल 2 लाख का डिविडेंड पे किया है, तो प्रॉफिट 7 लाख हो जाता। सोचो कैसे? क्योंकि 2 लाख का डिविडेंड दे रहे हो तो वो तो रिजर्व सरप्लस को ही तो गिराएगा ना। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो नेट में वो 5 लाख रुपया बढ़ा है, तो 7 लाख प्रॉफिट कमाए होंगे ना। सी आई एम राइटिंग समथिंग, सी ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। फील इट, जो तुम लोग का प्रोप्राइटर कैपिटल नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, वही चीज है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो
तो अगर मैं आपको डिविडेंड बता देता तो आपका प्रॉफिट 5 लाख नहीं आता, 7 लाख आता। इसमें डिविडेंड बिना दिए वाला प्रॉफिट है। हाँ, इसमें डिविडेंड ही नहीं है, सम में डिविडेंड नहीं है। द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड एनी डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन। थोड़ा जब और बड़ा हो जाएंगे आप, अकाउंट्स भी, कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, तब वो सब चीज आएगा। या हम ही को मन करेगा थोड़ा डिफिकल्ट सम देने का, तब ये सब चीज आएगा। बट आप समझ पाए ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ए अनुपम, नीचे आओ एक बार। सर अगर बोलता कि डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर किया है, अभी दिया नहीं। डिक्लेयर करने से ही रिजर्व सरप्लस माइनस हो जाता है और डिविडेंड लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। ये अकाउंटिंग के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे आजकल परसों में। आप अकाउंट्स में आते हैं? हाँ, तो बस 2-3 दिन में आने ही वाला है। उसको प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं बोलते, डिक्लेयर्ड डिविडेंड बोलते हैं। डिक्लेयर होने के बाद अकाउंटिंग करना पड़ता है, प्रपोज होने के बाद अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता है। तो सर ये लफड़ा क्या है? ये सिखाया जाएगा। सब कुछ एक दिन में कैसे सीखेंगे? अभी 5 दिन मेहनत किए, तब आज कॉन्फिडेंस लग रहा ना कि अच्छा सा ये सीखी कि चल। दुई बंद कर दो। बोलो बेटा, क्या यूज करोगे अभी? नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला है? गुड, वेरी गुड। अच्छा तो लगता है ये चैप्टर, नहीं? गुड। और बताओ क्या यूज कर सकते हो अभी? जीपी रेशियो से जीपी निकाल लोगे क्या? फिर सीओजीएस निकाल लोगे, नहीं? ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी तो पता नहीं हमको क्या क्या क्वेश्चन देखा नहीं हम क्या है, हम नीचे तक गए नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा डिजाइंड है, इसमें इनकम स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने जज नहीं किया है। खाली बैलेंस शीट मांगा है ना, टैक्स वैक्स सब तो इग्नोर करने बोला है। हम ठीक बोल रहे हैं ना? इंटरेस्ट कुछ तो करने नहीं बोला है। तो वाई आर यू प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट? यू कैन बट डजंट रिक्वायर। आप खाली सेल सीओजीएस जीपी लिख के छोड़ दो बस, अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना भी रहे हो तो। वी डोंट नीड इट। क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट स्टाइल। बोलो आगे क्या कर सकते हो?
अच्छा, स्टॉक टर्नओवर कर सकते हो, फिक्स्ड असेट भी निकाल सकते हो। पहले स्टॉक टर्नओवर का काम कर ले बेटा, फिर फिक्स्ड असेट निकाल लेंगे। तब तो स्टॉक टर्नओवर का पूरा प्रैक्टिस हो गया है। हाँ बोलो फॉर्मूला। क्या रेशियो दिया है? 4, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। देखने से तो लग रहा है इसी को क्लोजिंग स्टॉक भी बोलना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। बाकी तुम देख के बताना हमको, अगर कुछ और सोचना है तो। यही निकलेगा ना क्लोजिंग स्टॉक, हम ये बोल रहे हैं। हाँ वही बोल रहे हैं। एक स्टूडेंट बोला सर ना फिक्स्ड असेट निकल जाएगा। बोलो कैसे? लॉन्ग टर्म लोन इज यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड असेट। मतलब क्या हुआ बता सकते हो? लोन इज इक्वल टू 40% ऑफ फिक्स्ड असेट। ऑब्वियसली मान सकते हैं, माने हमेशा मानते हैं। सिंगल एंट्री में, अकाउंट्स की हर क्लासेस में, एफएम में हमेशा मानते हैं, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी है कि तुम उसमें दिमाग लगाएगा। 8-8, 6-6 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहता है। फिक्स्ड असेट कितना है बताओ? ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, ऑल परचेजेज आर क्रेडिट परचेजेज इफ नथिंग इज मेंशन्ड। $75 लाख आया क्या? कर पाए 75 लाख। देखो लिखने का तरीका, हमेशा ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। अब क्या लिख सकते हैं? डेटर्स लिखा। डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स। सेल आपको मालूम है, डेटर इक्वल टू 90 डेज ऑफ सेल। अगर 360 डेज इन ए ईयर लेना लिखा रहेगा, अगर लिखा है, तो डेटर इज इक्वल टू सेल का 1/4। वाई सोचो, डेटर इज 90 डेज सेल। सेल पूरे साल का है, उसका 90 डेज डेटर से 4 टाइम्स का टर्नओवर हो गया। तो लिखो डेटर्स इज इक्वल टू सेल्स इंटू 90/360 लें कि 365? हाँ लिखा हुआ रहने से 360 लेना अलाउड है, नहीं तो 365 ही लेते हम लोग। सेल को क्रेडिट सेल मान लो, 62,50,000 इंटू 90/360। हमको लगता है हम लोग का सब हो गया। क्या लिखा है? कैश इज इक्विवेलेंट टू हाफ मंथ सीओजीएस। सीओजीएस का आधा 1.5 महीना के बराबर कैश है। तो कैसे निकालोगे बताओ? कैश इज इक्वल टू सीओजीएस इनटू, बताओ जैसे ये निकला ना वैसे ही। गुड, 12। सीओजीएस कितना था अपना?
सब लेटेस्ट 31,321 का बैलेंस शीट आ गया। देखो बुक नया बनाए ना तो सब एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट है। नहीं समझे अभी भी? फिक्स्ड असेट है क्या हम लोग के पास? 75 lakhs ना। डेटर्स 15,62,500। स्टॉक 12,50,000। कैश 6,25,000। शेयर कैपिटल का कौन सा अमाउंट ले रहे हो? रिजर्व सरप्लस, लोन, सो कैसा गिनती में, इजी या डिफिकल्ट? ये सम को कैसा गिनोगे? इजी, गुड। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लग रहा है, कहां से चालू कर रहे हो? वो अमाउंट में तो एक तो अमाउंट ही दिया है, तो चालू वहीं से करना ही होगा, है ना? चलो बताओ, नॉन करेंट असेट दिया, नॉन करेंट वो समझते हो, फिक्स्ड असेट। मार्च 17 का दिया है, मार्च 18 का भी उसी को लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। हाँ मैंने देख भी लिया, बोलो। ओके, नॉन करेंट असेट टू करेंट असेट इज इक्वल टू NCA डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल टू 1/2। तो करेंट असेट इज इक्वल टू NCA इंटू 2 ना। बाप रे, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, NCA टू सेल्स वन इज टू 4, 200 lakhs।
जीपी रेशियो, $40 lakhs। सीओजीएस में जाने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा रे? पड़ेगा ना, ठीक है। ओ कॉपी नहीं हो रहा तुम लोग, ओके ओके ओके। इसको फ्रीज बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे सर फ्रीज हटा दीजिए। मैं इतना देर से लिखता ही जा रहा हूं। आप लोग तो लिख लिया होगा ये सब। चलो सेल माइनस जीपी, सॉरी, हाँ सब कंप्लीट है तो ठीक है। सेल्स हो गया 200 माइनस 40, ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 3 महीना का दे दिया। हाँ वही टर्नओवर 4 टाइम्स 3 महीना का दे दिया, तो सीधा सीओजीएस से इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू सीओजीएस इंटू 3/12। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो कि सर 3 महीना अगर इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड है तो टर्नओवर 4 टाइम्स हो गया। फिर आप यूज कर सकते हो सीओजीएस बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4। और नहीं तो 3 महीना देने से ऐसे डायरेक्ट कर देना चाहिए, थोड़ा टाइम बच जाता। हमको लगता है यही क्लोजिंग भी निकलेगा ना रे, नो चेंज है ना कुछ, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ना, हम ठीक बोल रहे हैं ना। तो सीधा स्टॉक ही लिख देते हैं। सीओजीएस कितना निकला था? 160 लाख, तो अपना स्टॉक आ गया 40 लाख का। अब क्या यूज कर सकते हो बताओ? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सभी कुछ यूज करेंगे धीरे धीरे, सभी कुछ डायरेक्ट, इतना डेटा है ना, सब कुछ यूज हो जाएगा। नहीं अच्छा, मांगा क्या क्या है? ओ सीओजीएस ही मांगा है। अच्छा ये सीओजीएस हो गया, ओके। नेट ओ बैलेंस शीट नहीं मांगा गया, ओके कुछ डेटा मांगा है, मैं देखा ही नहीं। ठीक है चलो, नेट प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है? 20 लाख हो गया। फिर इन्वेंट्री निकाल दिए हम लोग। रिसीवेबल किससे निकालेंगे? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड से। क्रेडिट सेल है अपने पास, हाँ उसको क्रेडिट सेल मान लो, सेल्स को। तो सेल्स इंटू डायरेक्ट निकल जाएगा 3/12। तीन महीना है ना, सेल्स कितना है?
डेटर्स 50 लाख हो गया। कैश कैसे निकाल सकते हैं रे? अच्छा, तो करंट लाइबिलिटी भी तो नहीं है अपने पास। अच्छा, करंट असेट हम लोग निकाले थे ना। करंट असेट कितना है? 1 करोड़ है ना। तो वहां से अगर करंट रेशियो यूज कर लेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, है ना। तो लिखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। हम लोग के पास करंट असेट दिया है 100 लाख, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 100 लाख बाई 2, 50 लाख। क्यों निकाले हम लोग करंट लाइबिलिटी? स्टॉक है हम लोग के पास, डेटर भी निकाले थे, तो कैश तो वहीं से बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो ये क्यों निकाले हम लोग? ये बेकार है, बैलेंस शीट बनाने देता तो मजा आता, है ना। ये नॉनसेंस वाला काम हो गया। तो ठीक है, वो बना तो दिए, काटेंगे क्यों। कैश इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस स्टॉक माइनस डेटर्स। कितना है? 100 लाख, 40 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख। देखिए क्वेश्चन ने क्या क्या बनाने बोला, ठीक है, हम लोगों ने सब निकाल दिया, पर मेरा मन है कि बैलेंस शीट एक तो देखते हैं ना, जो डेटा और भी दिया हुआ है वो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि एक बैलेंस शीट बनना चाहिए। तो एक छोटा सा बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट डालता हूं मैं, आपको बनाने का मन है तो बनाओ, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, वही देख लेते हैं ना, यहीं पे साथ साथ में कर लेंगे। फिक्स्ड असेट नॉन करेंट असेट जिसको कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है। मैं यहां बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप बाद में बनाना या मत बनाना, या मेरे साथ बना सकते हो। बोलो नॉन करेंट असेट कितना है? 50 लाख। मैं लैक्स में लिख रहा हूं। करेंट असेट में स्टॉक, डेटर और कैश, एक था 40, एक था 50, एक था 10। ये देखो, ये होता है नॉर्मल प्लेन बैलेंस शीट फॉर्मेट। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमारे पास है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी सेम है, 1:1 है। दिखा आपको एनसीएल और सीएल। हम लोग करेंट लाइबिलिटी निकाले थे, कितना था? 50, एनसीएल भी 50। ये बैलेंस शीट का पूरा टोटल है 150, ये 150। इसका मतलब ये दोनों मिला के 50, नेटवर्थ जो है वो 50 है। उसमें लिखा है देखो, कैपिटल टू रिजर्व्स 4:1, यानी 40 एंड 10। अच्छा होता अगर बैलेंस शीट बनाने देता क्वेश्चन में, बट नहीं भी दिया तो हम लोगों ने बनाया 4:1, 1:1।
एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, पूरा डिटेल जैसे लिखना सिखाए हैं ना, ये तो हम लोग फिंगर्स पे बना दिए ना, अभी स्मार्ट हो गए, हम लोग को लग रहा है हम लोग तेज हो गए, और तेज हो भी गए आप लोग, ठीक है, तो हम लोग फटाफट कर दे रहे हैं, नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पढ़े सर, ये क्या क्वेश्चन है? बोला कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग पॉलिसी। क्या क्या फाइनेंसिंग पॉलिसी आपने देखा? कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। कंजर्वेटिव पॉलिसी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन कम कौन ज्यादा है? शॉर्ट टर्म लोन कम है, लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जिसको कई साल बाद आप पे आउट करोगे। शॉर्ट टर्म लोन माने जिसको जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप कंजर्वेटिव होते हो तो आप शॉर्ट टर्म लोन का भरोसा कम करते हो, लॉन्ग टर्म लोन पे ज्यादा भरोसा करते हो कि भाई हम कंजर्वेटिवली काम करेंगे, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे। तो दे रिलाई मोर ऑन लॉन्ग टर्म फिनांस। मॉडरेट में बराबर बराबर सा होता है। एग्रेसिव में लॉन्ग टर्म लोन पे भरोसा कम रहता है, शॉर्ट टर्म लोन पे ज्यादा भरोसा रहता है। तो उन्होंने अपना पॉलिसी दे दिया, आपको दिमाग भी नहीं लगाना, मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है। अब हर पॉलिसी में उन्होंने 4-4 रेशियो मांगा है आपसे। 4-4 रेशियो। क्या क्या बोलो? रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, नेट वर्किंग कैपिटल, करेंट रेशियो। फिर बोला एडवाइज विच फिनांसिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इफ द कंपनी वांट्स हाई रिटर्न। तो वो तो देखेंगे किस में हाई रिटर्न आ रहा है, चेक करके आंसर देंगे। पहले ऊपर में क्या क्या डेटा दिया हुआ है ये बताओ। बहुत सुंदर तरीका से इस क्वेश्चन में पहले बिजनेस करने के तरीके को समझिएगा। रेशियो का तो काम करेंगे, 4 ठो ही तो रेशियो मांगा है, 3 पॉलिसी है तो 12 ठो ही तो आंसर निकलेगा, कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। ऊपर में हमारा बताओ क्या एस्टिमेट है? फिक्स्ड असेट में हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? वर्ड्स पे ध्यान देना, हाँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। ये बिजनेस करने वाला आदमी, एफएम मैनेज करने वाला आदमी ये सब सोचता है कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। करेंट असेट में हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं?
करंट लायबिलिटी में हम कितना क्रेडिट हमें मिलने वाला है? ठीक है। नेट हमारा ये वर्किंग कैपिटल हो गया, अभी इतना हमको इन्वेस्टमेंट करना है, इतना पैसा हमको चाहिएगा, तो मेरा नेट असेट कितना है जिसका पैसा हमको जुगाड़ करना है? $8.32। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये फिक्स्ड असेट रिक्वायरमेंट। याद है पहला क्लास में आपको बोले थे एक बिजनेस में दो जगह पे पैसा चाहिए होता है, फिक्स्ड असेट में और वर्किंग कैपिटल में। फिर आदमी पैसा का जुगाड़, ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर फिनांस डिसीजन कि कहां से पैसा का जुगाड़ हम करेंगे। फिर हम लोग एक्चुअल में जुगाड़ करते हैं नहीं। तो हमको बताओ ये क्या सोच रहे हैं, कहां से पैसा का जुगाड़ होगा? टोटल रिक्वायरमेंट। बोलो बच्चा। इक्विटी से ये लोग रेस करेंगे कितना? 5 करोड़। तो बाकी ये लोग डेट उठाएंगे 3.32। नीचे देखिए लोग जो डेट का फिगर दिया होगा ना, 3.32 का ही ब्रेकअप दिया होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करके 3.32 का ही ब्रेकअप दिया होगा। बट ये चीज आपका वहां ऊपर में अच्छे से किया हुआ नहीं है। ये आप समझिए, हर बिजनेस का शुरुआत यहीं से होता है कि हाउ मच डू आई नीड फॉर फिक्स्ड असेट, हाउ मच डू आई नीड फॉर, बोलो, वर्किंग कैपिटल, हाउ मच डू आई नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, हाउ मच इज माई टोटल फिनांसिंग नीड, फ्रॉम वेयर विल आई गेट द फाइनेंसेस। डिड यू गेट इट? इसको कॉपी कर लो। वो दिया है तो पूरा 3.32 भी तो दिया है। दिया है, अच्छा से दिया है रे। हम नहीं भी बनाते तो चलता ही वाला, लेकिन आपको समझ में आया ना अच्छा से ये चीज? गुड। ठीक है। अब देखिए, एक मिनट रुक जाओ, बच्चे लिख रहे हैं। अब 3 पॉलिसी है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। कंजर्वेटिव में शॉर्ट टर्म लोन का सहारा कम, मॉडरेट में शॉर्ट टर्म का थोड़ा ज्यादा सहारा लेंगे, मॉडरेट में हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन का ही सहारा ज्यादा से ज्यादा, एग्रेसिव में हम लोग शॉर्ट टर्म लोन का सहारा ज्यादा लेंगे। एग्रेसिव पॉलिसी अच्छा माना नहीं जाता, पर उसमें रिटर्न ज्यादा आता है, जनरली ये देखा गया है। ठीक है। 3 कॉलम का एक टेबल बनाओ, उसी में चारों रेशियो भी निकालेंगे, पूरा इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे ईबीआईटी से। एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव।
सेल्स सब में एक ही होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस हम वही वाला कर रहे हैं, पैसा हम उतना ही लगा रहे हैं 8.32, तो उससे सेल तो उतना ही जनरेट कर पाएंगे, ईबीआईटी उतना ही जनरेट कर पाएंगे। फिनांस अलग 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 है, प्रॉफिट अलग अलग होगा, पर ईबीआईटी कभी अलग नहीं होता। ईबीआईटी धंधा से आता है, धंधा कैपिटल से बनता है। कैपिटल अगर सब में, तीनों पॉलिसी में एक बराबर लगा हुआ है, ईबीआईटी कैसे अलग हो सकता है? लार्जर द इन्वेस्टमेंट लार्जर द ईबीआईटी, बट इन्वेस्टमेंट तो 8.32 लाख का ही है ना, या 8.32 करोड़ का ही है ना। सेल्स बताओ तीनों में, ईबीआईटी बताओ। इंटरेस्ट आराम से निकालना, टाइम लगेगा, 2 डेसिमल से ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। पहले कौन सा इंटरेस्ट लिखोगे बोलो? 2 बार निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ईबीआईटी से दोनों माइनस होगा। हाँ, कंजर्वेटिव वाला पहले कर रहे हैं। 0.1296 4 लिख दें क्या कि 0.13 लिख दें? लिख दें 0.13। ओके, .36। हंड्रेड % आंसर मैच किया, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर हुआ होगा या सब ठीक है? चेक कर लो प्लीज, सारे स्टूडेंट आंसर एक जैसा रखो।
पूरा लैक्स करोड़ में लिखते तो बहुत गंदा गंदा सा आंसर आता। हम लोग 2 डेसिमल यूज किए क्योंकि क्वेश्चन ने 2 डेसिमल यूज किया है। नीचे लिख देना कैलकुलेशंस हैव बीन डन अप टू 2 डेसिमल्स, लास्ट में लिख देना। चलो बताओ आप मांगा क्या क्या है। ये तो हमारा वर्किंग हो गया, जो डेटा हम लोगों को दिया हुआ था टैक्स तक माइनस कर दिए, इनकम स्टेटमेंट बन गया मतलब, है ना। अब क्या मांगा है बताओ? रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? क्या पैट लेना चाहिए? टोटल असेट में डेट का भी पैसा लगा हुआ है कि नहीं बताओ? तो टोटल असेट में पैट लेना चाहिए या ईबीआईटी लेना चाहिए ऊपर में? हाँ, बिफोर टैक्स लेना हो तो ईबीआईटी, आफ्टर टैक्स लेना हो तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी। ऐसा ये नहीं कि पैट ले ही नहीं सकते, लेकिन पैट डिवाइडेड बाय टोटल असेट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए गुड फॉर्मूला। It's better it should be EBIT। वैसे ये सब फॉर्मूला में चलता है। बिफोर टैक्स ले लें? टोटल असेट में कौन कौन लोगे? फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट। बताइए ईबीआईटी कितना है? बहुत आराम से देख देख के बोलेगा, बहुत इजी सम है। 2.3। फिक्स्ड असेट और करेंट असेट एकदम कॉमन है सब में, देखिएगा वो अलग नहीं है, एक ही अमाउंट निकला हुआ उसका। बोलो 2.30 डिवाइडेड बाई, हाँ 5.2 प्लस 7.8, सो इट्स 2.3 डिवाइडेड बाई 13। हाँ मेरा आया 17.69। इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा ना, परसेंट रिटर्न माने इन परसेंटेज। 17.69%, ये भी 17.69%, ये भी 17.69%। नेक्स्ट रेशियो बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें बताइए क्या डिवाइडेड बाई क्या लेंगे? गुड, पैट बाई इक्विटी। पैट अलग अलग में अलग अलग है, इक्विटी सब में 5 करोड़ है, पर पैट डिफरेंट है। पहला वाला बताओ, बोलो। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 रहेगा सब रिटर्न में। हाँ 25.4। अब यहीं पे आपके लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर छुपा हुआ है। अगर कंपनी को हायर रिटर्न चाहिए तो कौन सा पॉलिसी कंपनी फॉलो करना चाहेगा?
देखो हायर रिटर्न अगर कंपनी को चाहिए, हायर रिटर्न तो लास्ट में है ना, तो एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करना चाहेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन मांगा है उसने वो वाला। नेक्स्ट देखो क्या मांगा है, नेट वर्किंग कैपिटल। अब जो हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी तो आफ्टर ऑल वर्किंग कैपिटल में ही आएगा। यू गॉट इट। तो आप बोलोगे करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट असेट 7.8 माइनस करंट लायबिलिटी 4.68 माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1. 1.12 0.12 तो वो जो एक जगह पे नेटवर्किंग कैपिटल का रेशियो वाले चैप्टर में इस जगह पे, यहां देखिए इस जगह पे जो मैंने बोला था कि नेटवर्किंग कैपिटल में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, ये इसके बाद बोरोइंग जब लेते हैं तो करेंट लायबिलिटी में वो आ जाता है। ये यहां पे अगर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग पकड़ते हो तो एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग पकड़ लेना, माने ये करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड होगा। लेकिन जब पहली बार आप फंडिंग का जुगाड़ करते हो तो आप तो अपना बिजनेस में क्या असेट और लायबिलिटी लगेगा वो देखते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमको 5 लाख का वो क्या नाम 7 पॉइंट कितना का असेट चाहिए, फिक्स्ड असेट। कितने का फिक्स्ड असेट था? 5.2 का फिक्स्ड असेट चाहिए, 7.8 का करेंट असेट चाहिए, और इतना हमको करेंट लायबिलिटी से क्रेडिटर से उधार मिल जाएगा। तो हमको 8.32 का फिनांस जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इतना हम इक्विटी लाएंगे, इतना हम डेट से लाएंगे। फिर डेट में अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन आया तो करेंट लायबिलिटी को तो चेंज करेगा ना बेटा। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? तो लेकिन जब आप वर्किंग कैपिटल निकालोगे फाइनल आंसर में, करेंट रेशियो निकालोगे, तो करेंट लायबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर योर करेंट लायबिलिटीज। तो अच्छा रहेगा अगर मेरी बात मान करके यहां पे जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा है इसको एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कर दो, या फिर ये लाइन ही काट दो, नहीं तो फिर बार बार ना तुमको ये परेशान करता रहेगा। काट दें क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? ये वर्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग खाली काट दो।
बस, ठीक है। चलो और क्या मांगा है बताओ? करेंट रेशियो। यहीं से निकल जाएगा। देख, ये आपका करेंट असेट है, ये आपका करेंट लायबिलिटी है। 7.80 by 5.76, 7.80 by 6.68, 7.80 by 7.68। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ लिखो, इफ द कंपनी वांट्स हाई रिटर्न्स इट शुड अडॉप्ट एग्रेसिव पॉलिसी। सब ठीक? क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 क्लास वर्क का, ये तीनों सम 15, 16 एंड 17, ये तीनों सम आप बनाओ आज। तीनों जैसा सम हम लोग बना रखे हैं ऑलरेडी। नहीं, 15 और 16 बनाओ, 17 मैं तुमको बना करके दूंगा। 15 और 16 तुम लोग होमवर्क में बनाओ। मैं कुछ आंसर दे देता हूं 15 और 16 का, चलो लिखो। 15 का आंसर लिखो, बैलेंस शीट टोटल 10 lakhs, लिखा। ब्रैकेट में लिखो 9 लाख प्लस 1 लाख, 9 लाख कॉमा 1 लाख, लिखते जाओ बस। 9 लाख कॉमा 1 लाख, ये हो गया नेटवर्थ और करेंट लायबिलिटी का डिटेल। क्वेश्चन में हो ना? क्वेश्चन को देखो थोड़ी देर। असेट साइड का आंसर लिखो 8.5, ये फिक्स्ड असेट है, 0.5 स्टॉक है, 0.4 डेटर है, 0.6 कैश है। ठीक है, गुड। 16 नंबर का जैसा सेम सम हम लोगों ने बनाया आज ही बनाया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाए थे, याद है? लिखो 16 का आंसर लिखो, खुद ट्राई करोगे आज ही। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर लिखो 42 lakhs, ठीक है। बैलेंस शीट टोटल लिखो 28,50,000, 28,50,000। नेटवर्थ लिखो इक्विटी जिसको बोलते हो 19,50,000, 19,50,000। बस इतना ही आंसर देंगे, ठीक है। 15, 16 आप लोग बनाओगे होमवर्क में, ट्यूसडे को जब आओगे तो बना के लाओगे।
17 में यहां थोड़ा सा एरर है, ये टोटल डेट है, डेटर्स नहीं है, डेटर यहां पे है अकाउंट्स रिसीवेबल, ये टोटल डेट है। समझे कौन सा? 17, ये ट्यूसडे को हम आकर के करवाएंगे। क्या क्या सम बचा अपना बनाने के लिए, 15-16 को इग्नोर कर देना, वो तुम्हारा होमवर्क हो गया। प्लीज 15-16 पहले बना के लाओगे, बाकी होमवर्क जो दिए वो तो बनाना ही है। 17 बचा इधर पीछे में, उधर में 4, 5, 7, 12। हाँ तो 7 और इधर 17 भी बचा। हाँ तो ठीक है, पहले 17, 12, ठीक है, 5 सम बचाना, 5 सम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे बनाने का, नहीं बना तो एक दिन और लग जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में आपको सिर्फ हम 2 होमवर्क दिए हैं, और वो भी क्लास वर्क का। होमवर्क का पहले 5-6 सम दे रखे हैं, उसका आंसर्स नहीं है, ठीक है। अपना एफएम का ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में हो सकता है हम आज आपको आंसर्स का पीडीएफ भेज देंगे, होमवर्क के आंसर्स का, तो अपना आंसर्स भी मैच कर लीजिएगा। ओके, चल।